इसमें दो चीजें, एक तो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कौन होगा, और दूसरा एक टर्म और आता है फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, ऐसे ही यहाँ पे फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कौन होगा? पैरासेल्सस। है ना, तो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी पैरासेल्सस। ठीक। पैरासेल्सस ने एक बहुत अच्छा कोट किया था। पैरासेल्सस, ये इनको कहा जाता है फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इन्होंने क्या किया था, जो खास तौर से प्लांट और एनिमल पॉइजन्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी के लिए कौन से केमिकल जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये चीज इन्होंने बताई थी, है ना। और एक बहुत अच्छा क्लासिकल टॉक्सिकोलॉजी का मैक्सिम भी हम कहते हैं, या कोटेशन भी उसको कहते हैं। इन्होंने जो कहा था, इन्होंने कहा था द डोज मेक्स द पॉइजन। इन्होंने कहा कि अलग से पॉइजन नहीं होता, कोई भी चीज है उसकी डोज जो होती है वही उसे जहर बनाती है। और कुछ हद तक ये ठीक भी, आप ड्रग ले रहे हैं, अगर ओवरडोज हो गई तो फिर वो पॉइजनस हो जाती है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। तो ये कोटेशन था पैरासेल्सस का, द डोज मेक्स द पॉइजन। अब सेकंड चीज आती है कि मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी का कौन फादर है? एक नाम है मैथ्यू ऑर्फिला। मैथ्यू ऑर्फिला, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1814 में, ट्रीट दिस पॉइजन, लैटिन वर्ड है, ये बुक है इनकी। ना, ट्रेड दिस पॉइजन्स, ये बुक लिखी थी इन्होंने। आमतौर से ये बताया था कि जो पॉइजन है उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उससे रिलेटेड तमाम सिस्टमिक कोरिलेशन किया था इन्होंने इस बुक में। तो इसकी वजह से इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारे लोग और हैं, जैसे एक जेम्स मार्च करके थे, जिन्होंने आर्सेनिक को कैसे डिटेक्ट किया जाता है ना, इस चीज को इन्होंने सबसे पहले बताया था, या इसकी डिस्कवरी की थी। इन्हीं के नाम पे बाद में मार्च टेस्ट, वो हम करते हैं ना, रीन्स टेस्ट, मार्च टेस्ट, तो एक्चुअली जो मार्च टेस्ट था वो इन्हीं के नाम पे रखा गया, जेम्स मार्च करके थे। तो ये दो चीजें जानने की थी। अब इसके बाद पॉइजन्स को क्लासिफाई हम कैसे करते हैं, पॉइजन्स को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो बहुत तरीके हैं इसमें। जैसे कोरोसिव है, इरिटेंट है, न्यूरोटिक्स है, कार्डियक है, एस्फिक्सिएंट है, सबके अलग अलग पॉइजन है। फर्दर उनमें भी सब क्लासिफिकेशन की गई पॉइजन्स की। जैसे कोरोसिव पॉइजन्स है, अब कोरोसिव नाम ही है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से इनका एक्शन होगा, उसी की बुनियाद पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो कोरोसिव पॉइजन्स, इनके नाम में ये है कि ये क्या करेंगे, कोरोजन प्रोड्यूस करेंगे, यानी इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द टिश्यूज। इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन, ये इनकी प्रॉपर्टी है कोरोसिव पॉइजन्स की। ये टिश्यूज में क्या करते हैं, पहले इन्फ्लामेशन करेंगे, उसके बाद अल्सरेशन का मतलब क्या है कि जो कंटिन्यूटी है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको क्या करेंगे, ये ब्रेक कर देते हैं, ब्रीच कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कोरोसिव पॉइजन्स की। अब ये स्ट्रांग एसिड यानी एसिड हो सकते हैं, अल्कलीज भी हो सकते हैं, या फिर कुछ मेटेलिक साल्ट्स हैं जो भी एज कोरोसिव एक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मिनरल मिनरल एसिड्स, या उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, जैसे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे क्या है, ये मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या होगा, कार्बोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या एसिटिक एसिड है। ठीक, इसी तरीके से अल्कलीज की हम बात करेंगे, तो इसमें कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, कार्बोनेट्स, ये सोडियम के, पोटेशियम के, अमोनियम किसी के भी कार्बोनेट्स हो सकते हैं। अब मेटेलिक साल्ट में क्या, जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड और AgNO3 क्या होगा, सिल्वर ना। Ag जो होता है वो किसके लिए होता है, आरम से इसका नाम है ना, सिल्वर नाइट्रेट। ये तो ये क्या है, ये मेटेलिक साल्ट सब के सब क्या है, एज ए कोरोसिव इनका इफेक्ट आता है, इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन करते हैं ये टिश्यूज पे। और एक चीज है, जो जितने भी कोरोसिव पॉइजन्स होते हैं इनके जो सिम्टम्स होते हैं, ये बहुत तेजी के साथ, यानी इमीडिएट इफेक्ट इनका होता है, बहुत तेजी के साथ इनके सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं।
किसके, कोरोसिव पॉइजन से। सेकंड आता है इरिटेंट्स। अब इरिटेंट्स आमतौर से, वैसे तो इरिटेंट्स कई जगह पे मतलब अलग अलग अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भी इरिटेंट्स होते हैं जो सिर्फ आंखों के लिए इरिटेंट्स होते हैं, कुछ नोज के लिए इरिटेंट होते हैं, लेकिन जब हम पॉइजन में एज ए इरिटेंट बात करेंगे तो यूजुअली इनका काम होता है जीआई ट्रैक्ट में, यानी इंजेक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो आफ्टर इंजेक्शन जब ये जीआई ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन करते हैं, जीआई ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको कहा जाता है इरिटेंट्स, इन जीआईटी। और इनके जो सिम्टम्स होते हैं, कोरोजिव के सिम्टम्स क्या आते हैं, बहुत तेजी के साथ इमीडिएट सिम्टम्स आता था, लेकिन इरिटेंट्स में ऐसा नहीं, इनका जो सिम्टम्स होता है उसका मैनिफेस्टेशन बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे आते हैं। अब यहाँ पे भी सेम है, इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स होते हैं, जैसे मेटालिक में आर्सेनिक है, एंटीमनी है, कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। नॉन मेटालिक में फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऑर्गेनिक में प्लांट ओरिजिन होता है, एनिमल ओरिजिन होता है। प्लांट ओरिजिन में एब्रस, कैस्टर, क्रोटर, कैलोट्रोपिस। एनिमल्स में ज्यादातर स्नैक्स की बात हम लोग करते हैं, इसके अलावा कैंथराइड्स हैं, स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स हैं। मैकेनिकल में पाउडर्ड ग्लास, ये जो है इरिटेंट होता है। और हेयर है, डायमंड है, डस्ट और नीडल्स है, ये सारे के सारे क्या है, एज एन इरिटेंट ये वर्क करते हैं। फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन सिर्फ देख लीजिए, क्या पता थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो कभी अगर क्वेश्चन में आया तो हो सकता है ना। न्यूरोटिक्स यानी कि कहाँ पे इनका असर होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। न्यूरोटिक्स का असर कहाँ पे आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अब ये दो तरीके से है, कुछ लोकल इरिटेंट एक्शन भी लेके आते हैं, कुछ रिमोट भी लेके आते हैं, लेकिन इनका एक्शन होता कहाँ पे है, मोस्टली जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है। अब सेरेब्रल पॉइजन अलग है, स्पाइनल अलग है और पेरिफेरल अलग, इसको इस तरीके से क्लासिफाई किया। सेरेब्रल में सोमनीफेरस यानी जो नींद लेके आते हैं, ऑपोइड्स हैं, बार्बिचुरेट्स है। इसके अलावा इनेब्रियंट्स यानी कि जो मतलब बेखबर हो जाए, इसको होश ही ना रहे, अल्कोहल है, ईथर है या एनेस्थेटिक्स हैं। डेलिरियंट जो इनएप्रोप्रिएट मूवमेंट काज करते हैं, या यूं कह लीजिए इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जिनसे पैदा हो जाता है, धतूरा है, कैनबिस है, कोकेन है। तो ये सेरेब्रल पॉइजन है, ठीक। अब स्पाइनल पॉइजन कौन से होंगे, सबसे कॉमन जो है वो नक्स वोमिका, स्ट्रिकनेस नक्स वोमिका यानी कि कुचला की बात हो रही है। इसके अलावा जलसेमियम है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे कौन सा एक्ट कर रहा है, क्यूरेयर और कोनियम, ये एक्ट करते हैं किस पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, ये न्यूरोटिक्स है। इसके बाद आता है कार्डियक पॉइजन। कार्डियक पॉइजन में ये इनका एक्शन कहाँ पे होगा, हार्ट पे होगा ना। हार्ट पे होगा, कैसे होगा, या तो डायरेक्टली कहाँ पे हो, जो हार्ट का मस्कुलेचर सिस्टम है, यानी जो मसल्स ऑफ द हार्ट है। अब मेन मसल कौन सी है हार्ट की, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम है ना, सॉरी, मायोकार्डियम है ना, क्या है, मायोकार्डियम है ना। तो या तो डायरेक्टली उस पे असर हो, या फिर जो कार्डियक नर्व सप्लाई है उसके थ्रू भी ये कहाँ पे एक्शन इनका होगा, हार्ट पे ही होगा। अब कार्डियक पॉइजन होते कौन कौन से, बहुत कॉमन पॉइजन कुछ है, जैसे डिजिटेली, क्यूनिन है, डिजिटलीज है, हाँ, टोबैको है। फुनाइट है, निकोटीन है, ओलिएंडर एंड सो ऑन, बहुत सारे आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। ये क्या, ये कार्डियक पॉइजन है। फिर आता है एस्फिक्सियन। एस्फिक्सिया के माने क्या, डिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसे पॉइजन जो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को बॉडी में रोक देते हैं। अब वो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो टिश्यू लेवल पे जाके रोकते हैं, कुछ ऐसा होता है जो ऑक्सीजन अल्वियोलाई पे जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है वहां पे जाके असर करते हैं, गैसेस एक्सचेंज नहीं होने देते। तो ओवरऑल इन सबको क्या कहा जाता है, एस्फिक्सिएंट कहा जाता है। तो जो ब्लड बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती इनकी वजह से, इन पॉइजन की वजह से। अब ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। कौन कौन से होते हैं कॉमनली एस्फिक्सिएंट, सबसे कॉमनली जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाई ऑक्साइड। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, और कुछ वार गैसेज हैं अलग अलग जो इस काम के लिए यूज होती है एज एन एस्फिक्सिएंट। अब फिर आता है मिसलेनियस, बहुत सारे हैं जिनकी अलग अलग फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा गया मिसलेनियस की। मिसलेनियस को आप फर्दर देखिए, एग्रोकेमिकल्स, ड्रग ऑफ डिपेंडेंस, फूड पॉइजनिंग, या फिर फर्दर जो है अदर्स में रख। एग्रोकेमिकल्स में कौन कौन से होते हैं, कुछ होते हैं पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्ट को कंट्रोल करने, यानी पेस्ट को किल करने के लिए।
कुछ है क्या हर्बिसाइड्स, यानी हर्ब्स को, अनवांटेड हर्ब जो खासतौर से ड्यूरिंग फार्मिंग फसलों में जो आ जाती हैं उनको खत्म करने के लिए, या रोडेंटिसाइड जो रोडेंट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको किल करने के लिए, और कुछ फिमिगेंट्स होते हैं धुआं करने के लिए या उस तरीके से, यानी रिपेलेंट के तौर पे जो यूज किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या एज एन एग्रो केमिकल्स यूज होते हैं। फिर है ड्रग ऑफ डिपेंडेंस, जैसे ट्रंक्विलाइजर्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, ये सारे क्या है ड्रग ऑफ डिपेंडेंस है। फूड पॉइजनिंग में क्या है बैक्टीरियल या बोtulinum फूड पॉइजनिंग जो कि केमिकल है। अदर्स में एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक्स है, ये सारे यूज होते हैं एज ए मिसलेनियस पॉइजन। ठीक, ये सारे क्या है पॉइजन की क्लासिफिकेशन थी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, एक्शन ऑफ द पॉइजन, यानी इनका एक्शन कैसे होगा। एक्शन ऑफ द पॉइजन कैसे ये असर करते हैं। पहली चीज क्या है क्वांटिटी एंड डोज। अभी हमने पहली लाइन में पढ़ा था जब हम पैरासेल्सियस की बात कर रहे थे, पैरासेल्सियस की, तो उसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी थी वो ये था, उन्होंने कहा कि जो डोज होती है वही क्या करती है, वही पॉइजन बनाती है। द डोज मेक्स द पॉइजन। तो जितनी ज्यादा डोज होगी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, उतना ही तेज क्या होगा उसका टॉक्सिक इफेक्ट होगा। डोज अगर बहुत ज्यादा है, डोज अगर बहुत ज्यादा है तो जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा ना। टॉक्सिक इफेक्ट भी उतनी ही ज्यादा होगा, उतनी ही जल्दी आएगा। डोज या क्वांटिटी, ये इस चीज पे जो पॉइजन का एक्शन है उस पे इसका डायरेक्ट जो है रिलेशन है डोज का। सेकेंड चीज आती है फॉर्म। अब फॉर्म में क्या क्या आ सकता है, एक तो फिजिकल स्टेट है, दूसरा क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन है, तीसरा जो है मैकेनिकल कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे। अब फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्टेट जो आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसमें फिजिकल स्टेट में कौन कौन से स्टेट आएंगे, गैस है, गैस एंड वेपर्स एक साथ हम इनको रखते हैं, लिक्विड है और सॉलिड है ना। ये तीन चीजें हैं। तो सबसे तेज किसका असर आएगा, सबसे तेज सबसे रैपिड एक्शन किसी का अगर आएगा तो वो गैस एंड वेपर्स का आएगा। किसका, गैस एंड वेपर्स। इसके बाद, इसके बाद किसका असर आना चाहिए, लिक्विड पॉइजन्स का। लिक्विड पॉइजन्स का असर इसके बाद आएगा। और सबसे लास्ट में जो आता है वो सॉलिड वंस। ठीक है, ये इस तरीके, ये फॉर्म है, ये डिफाइन करता है कि किसका इफेक्ट कितनी तेजी के साथ आएगा। तो गैस एंड वेपर सबसे तेज इनका इफेक्ट आता है, फिर लिक्विड स्टेट में आता है, फिर आता है सॉलिड स्टेट में। अब सॉलिड स्टेट में भी दो तरीके की स्टेट बन जाती है, एक फाइन पाउडर और एक कोर्स पाउडर। अगर मान लीजिए, तो फाइन और कोर्स, इसमें पहले किसका एक्शन होना चाहिए, इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो फाइन वाले का एक्शन जो है वो तेज होगा इन कंपैरिजन टू कोर्स वन। ठीक। अब केमिकल कॉम्बिनेशन है, जब हम दो अलग अलग टॉक्सिक इफेक्ट वाले सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं तो इसका दो तरीके से एक्शन होता है। कभी ये होता है कि ये जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, और कभी ये बिल्कुल हार्मलेस हो जाते हैं, एक दूसरे को दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। दूसरी चीज ये भी होती है कि ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं ना। जैसे AgNO3 है और HCl है, बहुत स्ट्रांग पॉइजन है दोनों के दोनों, सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। एजीएन अलग अलग इंडिपेंडेंटली हम देखें तो दोनों के दोनों क्या है, पॉइजनस है, बहुत ज्यादा पॉइजनस है ये। लेकिन जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो एक इनसॉल्युबल साल्ट बन जाता है, कौन सा बनेगा, अब ये सिल्वर क्लोराइड बन गया AgCl, ये क्या है, इट इज इनसॉल्युबल। अब इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये हार्मलेस हो गया ना, हार्मलेस हो गया। तो इसी तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशन में जब कोई इनसॉल्युबल साल्ट बन जाएगा तो वो जो पॉइजन होगा रिजल्टेंट, अब वो हार्मलेस हो जाएगा। और लास्ट है जो मैकेनिकल कॉम्बिनेशन ना। अब ये क्या है, जब हम किसी इनर्ट सब्सटेंस से किसी को, किसी पॉइजन को हम ऐड कर देते हैं उसमें, तो मे भी जो उसका एक्शन होता है वो बहुत स्लो हो जाता है या इवन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोरोसिव पॉइजन है, कौन से पॉइजन है, कोरोसिव पॉइजन, हमें पता है इन्फ्लेमेशन करेगा, अल्सरेशन करेगा। लेकिन अगर हम इसको डाइल्यूट कर दें किससे, वाटर से, जितने भी कोरोसिव पॉइजन हैं
अगर आप इनको डाइल्यूट कर दीजिए किससे, वाटर से, तो अब इसका जो एक्शन होगा, हमने कोरोसिव के बारे में इसका मोड ऑफ एक्शन में पढ़ा था कि इनका जो सिस्टम सिम्टम्स का जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत रैपिड है, बहुत तेजी के साथ सिम्टम्स इसके डेवलप होते हैं। लेकिन वाटर के एडिशन के बाद अब ये एक्ट करेगा एज एन इरिटेंट। इरिटेंट में क्या होता है कि आमतौर से जीआईटी पे इसका एक्शन होता है और बहुत स्लो मैनिफेस्टेशन होता है। इसका जो एक्शन होता है बहुत स्लो हो जाता है, सिम्टम्स जो है बहुत देर के बाद डेवलप होते हैं। तो मैकेनिकल कॉम्बिनेशन में ये भी एक फायदा होता है कि कभी कभी जो होता है, जो बहुत स्ट्रांग पॉइजन होते हैं वो बहुत स्लो पॉइजन में वो चेंज हो जाते हैं, यानी उनका एक्शन जो होता है बहुत स्लो हो जाता है। फिर अब मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फिजिकल स्टेट है लगभग इसी तरीके से मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका करेगा। तो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस तरीके से हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एक्शन कितनी तेजी के साथ आएगा जब हम किसी को इनहेल करा देते हैं गैसियस स्टेट में, यानी इनहेल्ड इन गैसियस स्टेट, या वेपर की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में अगर कोई उसको इनहेल कर लेता है, तो इसका जो एक्शन होगा वो क्या होगा, वो सबसे तेज होगा। फिर आता है आईवी इंजेक्शन, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आईवी इंजेक्शन। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, इसी के बाद ऑर्डर में लेके आइए इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होते हैं, सबकट और आईएम, ये इनका एक्शन इस तरीके से है। अब इसके आगे फर्दर अगर हम बात करें, हालांकि यहीं तक मोर देन एनफ है जानने के लिए, लेकिन अगर इसके आगे अगर आप बात करिए तो इसके बाद जो एक्शन आता है, कोई कट वुंड है ना, ओपन वुंड है, उस पे अगर डायरेक्टली आप अप्लाई कर देंगे तो इसका एक्शन हो जाएगा, वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एप्लीकेशन ऑन वुंड, है ना। फिर आता है क्या, इंजेक्शन। इंजेक्शन इसके बाद बहुत बाद में आता है इंजेक्शन। और इंजेक्शन के बाद एक चीज और है, जो नेचुरल ओरिफिसेस है, अगर वहां पे हम जो पॉइजन उसको इंट्रोड्यूस करा दे। अब नेचुरल ओरिफिसेस क्या क्या है, नेचुरल ओरिफिसेस यानी रेक्टम, वजाइना, यूरेथ्रा, Nose, है ना, rectum. ये सारी चीजें हैं। और सबसे लास्ट में जो आता है, कुछ ऐसे पॉइजन्स हैं जैसे निकोटीन है, एज ए पैच यूज किया जाता है, तो अनब्रोकन स्किन पे भी इसका एक्शन होता है, बट ये क्या है, ये सबसे लास्ट में है, अनब्रोकन स्किन। तो इस तरीके से ये मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में है। इनहेल्ड फॉर्म में जब गैसियस या वेपर स्टेट में कोई इनहेल करता है तो उस सबसे रैपिड एक्शन होता है। फिर इंट्रावेनस रूट है, फिर इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस रूट है थर्ड नंबर पे। फिर एप्लीकेशन ऑफ वुंड, मतलब किसी वुंड पे अप्लाई कर दीजिए या फिर अप्लाई कर दीजिए किसी सीरस सरफेस पे। फिर इंजेस्ट कर लीजिए यानी डायरेक्टली कोई उसको निगल जाए, या फिर नेचुरल ओरिफिसेस में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, और फिर लास्ट में अनब्रोकन स्किन। ये मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्टर हो गया, एडमिनिस्टर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली ऐसे असर कर दे, कुछ चीजें और होती हैं जो पॉइजन के एक्शन को मॉडिफाई करती हैं, कुछ फैक्टर्स और हैं। लाइक सबसे पहली चीज एज। एज में जैसे पॉइजन है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस एज पे आता है, तो जो दोनों एक्सट्रीम होती है एज की, यानी कि जो चाइल्डहुड एज है और जो ओल्डर एज है, इस पे सबसे तेजी के साथ जो है एक्शन होता है पॉइजन का। और जो मिडिल एज है उस पे थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू बोथ एज ग्रुप, यानी कि ओल्डर एज ग्रुप और जो चाइल्ड एज ग्रुप है, उस पे सबसे तेज रैपिड एक्शन होता है पॉइजन का। फिर स्टेट ऑफ द हेल्थ, कैसी स्टेट होनी चाहिए हेल्थ की, तो उसमें ये है कि जो हेल्दी पर्सन है वो पॉइजन्स को टॉलरेट कर सकता है ज्यादा देर तक, और डिजीज पर्सन है तो वो बहुत जल्दी वो क्या करेगा, वो चला जाएगा। और एक चीज और है, जब भी कुछ स्पेसिफिक पॉइजन होते हैं उनको अगर हम छोड़ दें, तो मोस्ट ऑफ द पॉइजन स्टेट में ये होता है जब कोई इंजेस्ट करता है, तो इंजेक्शन के बाद क्या होता है भाई, उसका उसको मेटाबोलाइज होना है, और मेटाबोलाइज होने के लिए पर्सन का अवेक रहना जरूरी है, यानी जागना जरूरी है, तभी तो मेटाबॉलिज्म सही से होगा। लेकिन अगर कोई क्या करे, फौरन खाना खाए और सो जाए, तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो रुक जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो सेम कंडीशन पॉइजन में अगर कोई इंजेस्ट करता है तो, अगर कोई क्या करता है, इंजेस्ट करता है, यानी ओरल रूट से अगर उसने पॉइजन को लिया और उसके बाद फौरन सोने के लिए चला जाए, तो जो एक्शन होता है वो डिले हो जाता है पॉइजन का। क्यों, क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है बॉडी में जाने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉइजन के एक्शन को अब मॉडिफाई करती हैं। ठीक। अब कुछ कलर चेंजेस है, पॉइजनिंग को इंजेस्ट कर लिया गया,
तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो स्किन है, या मान लीजिए जो ओरल, अगर कोई मान लीजिए डायरेक्टली इंजेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले असर कहाँ पे आएगा? जो ओरल म्यूकोजा है उस पे, या जो आसपास की स्किन है माउथ के अराउंड, ना, लिप पे, या एंगल ऑफ द माउथ, वहां पे सबसे पहले क्या कलर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? तो कुछ पर्टिकुलर कलर चेंजेस होते हैं अलग अलग पॉइजनिंग में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इसमें कौन सा कलर ऑब्जर्व किया जाता है? ग्रे कलर का, यानी ग्रेइश डिस्कलरेशन देखने को हमें मिलता है। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, इसमें ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन होता है। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद करना है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रेडिश ब्राउन है। कार्बोलिक एसिड में ग्रेइश व्हाइट कलर की हो जाती है। एंगल ऑफ द माउथ जो होते हैं, या लिप्स जो होती हैं, या ओरल म्यूकोजा जो होती है, वो ग्रेइश व्हाइट कलर की हो जाती है, या मटियाली कलर की जिसको हम कहते हैं, उस रंग का हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड में ग्रे कलर का। कास्टिक अल्कलीज जितने भी है सब में ग्रेइश व्हाइट है। मर्क्यूरी क्लोराइड में ब्लूइश व्हाइट है। जिंक क्लोराइड में क्या है? व्हाइटिश कलर का, एकदम व्हाइट हो जाती है स्किन। अब पोटेशियम क्रोमेट है या क्रोमिक एसिड है, इसमें ऑरेंज एंड लेदरी ये कलर हो जाता है, किसका? म्यूकस मेम्ब्रेन का और स्किन का। फर्दर अब आइए पोस्टमार्टम स्टेनिंग, यानी पोस्टमार्टम के बाद, यानी मरने के बाद किस तरीके का कलर ऑब्जर्व किया जाएगा एक्सटर्नल स्किन पे, खासतौर से वो स्किन जो डिपेंडेंट पार्ट पे हो, है ना, वो डिपेंडेंट पार्ट होगा, वहां का जो है कलर चेंज हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, इसमें चेरी रेड कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा चेरी रेड कलर की एक जगह और मिलती है, जो फ्रीज्ड बॉडीज होती हैं, यानी रेफ्रिजरेटेड बॉडीज जितनी भी होती हैं, रेफ्रिजरेटेड बॉडीज, यहाँ पे भी चेरी रेड कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड है तो डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का पोस्टमार्टम स्टेनिंग डेवलप होगा। साइनाइड पॉइजनिंग है तो ब्राइट रेड। फास्फोरस या कापर पॉइजनिंग है तो डार्क ब्राउन। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें ब्लूइश ग्रीन कलर की है। ऑपिएट्स में ब्लूइश ब्लैक, एकदम ब्लैक। मेरे ख्याल से ऑपिएट पॉइजनिंग में ब्लैक टंग भी देखने को मिलती है शायद। और नाइट्राइट्स या नाइट्रोबेंजीन एनिलीन से, इन सब में क्या, चॉकलेट या काफी ब्राउन कलर की पोस्टमार्टम स्टेनिंग डेवलप हो जाती है आफ्टर डेथ। फिर अब देखिए अलग अलग चीजें, ये सब के सब इसी तरीके से। स्मेल ड्यू टू वेरियस पॉइजन्स, अलग अलग पॉइजन्स के नतीजे में एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल आती है। अब वो स्मेल कौन कौन सी होगी? फास्फोरस है या हैवी मेटल जितने भी हैं, आर्सेनिक है, कैडमियम है, लेड है, तो इन तमाम मेटल की पॉइजनिंग में गार्लिक लाइक ओडोर हमें देखने को मिलेगी, यानी सांस में किस तरीके की स्मेल आएगी उसकी। तो गार्लिक लाइक ना, गार्लिक क्या होता है? लहसुन। लेसो, है ना। तो गार्लिक लाइक स्मेल आएगी। इसके अलावा इथेनॉल है, एसीटोन है, जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, ये सब के सब क्या है, शराब से रिलेटेड है। क्लोरोफार्म है, क्लोरल हाइड्रेट, तो इस सब में क्या है, फ्रूटी स्वीट, यानी हल्के मीठे, ऐसी स्मेल आएगी, मीठी ना। पैरेल्डिहाइड है, एक्रिड, सड़ी हुई। हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें सड़े हुए अंडे की स्मेल आएगी। अब जिसने सड़ा हुआ अंडा स्मेल किया होगा उसे पता होगा। रॉटन एग्स लाइक, है ना। अब यहाँ पे HCN पॉइजनिंग में, ये बहुत जरूरी है इसको जानना। कहते हैं कि इसको स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है, लेकिन आज तक इसका एग्जैक्ट टेस्ट कोई नहीं बता पाया। हाइड्रोजन साइनाइड, बट इसका जो ऑर्डर है वो कैसी है, बिटर अल्मोंड की है, बिटर अल्मोंड। कार्बोलिक एसिड फेनॉल होता है, फेनॉलिक स्मेल इसमें पाई जाती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में केरोसिन लाइक स्मेल होती है। जिंक फास्फाइड में कैसे, मछली की तरह फिशी स्मेल आती है उनकी। और मिथाइल सैलिसाइलेट्स हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब ये किस तरीके का ऑयल होता है, इसमें कैसी पर्टिकुलर टाइप की स्मेल होती है, पता नहीं। बस याद कर लीजिएगा कि मिथाइल सैलिसाइलेट्स में कैसी ऑर्डर होती है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। जली हुई रस्सी की तरह किसमें, ओपियम या मैरिजुआना, इसमें बर्ट रोप। नाइट्रोबेंजीन शू पॉलिश, ये इसकी स्मेल सबको याद होगी। तो नाइट्रोबेंजीन में शू पॉलिश की ऑर्डर आती है। और निकोटीन में टोबैको, तंबाकू जिसने खाई होगी या जिसने सूंघा होगा उसे पता होगा, है ना। तो निकोटीन में टोबैको लाइक ऑर्डर आती है। ये अलग अलग पॉइजन की स्मेल है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, अब इंजेक्शन के बाद स्टमक का म्यूकस मेम्ब्रेन किस तरीके का होगा पॉइजनिंग के नतीजे में? तो कॉपर सल्फेट है, इसकी पॉइजनिंग में ब्लू कलर का स्टमक हो जाएगा, उसकी जो इंटरनल लेयर है, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है। फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर का। वैसे तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होना चाहिए, इसी कलर का जिस कलर का ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है,
लेकिन एक्चुअल में जो पोस्टमार्टम के बाद यानी मरने के बाद जब उसका स्टमक देखा जाता है तो वो किस तरीके का दिखता है, ग्रीन कलर का, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है। सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो ब्लैक कलर की या चार्ड स्किन टाइप जो होती है, जलने के बाद जो दिखती है स्किन, तो कुछ उस तरीके का जो स्टमक दिखाई देगा। नाइट्रिक एसिड में येलो कलर, नाइट्रिक एसिड में कैसा येलो कलर, कार्बोलिक एसिड में कैसा होगा, व्हाइट या बफ जिसको कहते। आर्सेनिक पॉइजनिंग में अंदर ग्रेनुलर पार्टिकल अलग, अब मान लीजिए कि पूरी तरीके से नहीं होता। आप इसमें क्या होता है, आर्सेनिक में जो स्टमक होता है, इंटरनल लेयर जो होती है, एक तो वहां पे रिगोसिटीज होती हैं। रिगोसिटीज किसे कहेंगे, रिगो या रिग जिसको हम कहते हैं, स्टमक में जो छोटी छोटी आप देखेंगे लेयर टाइप की बनी रहेगी, बीच बीच में थोड़ा सा उभार रहता है, रिगोसिटीज इसी को कहते हैं। तो अब वहां पे ठीक है, नॉर्मल इस तरीके का होता है। लेकिन आर्सेनिक पॉइजनिंग में थोड़ा सा एक तो हाइपरइनिया या कंजेशन डेवलप होगा, और साथ ही साथ बीच बीच में व्हाइट पार्टिकल्स, ये जो है ये व्हाइट पार्टिकल्स डेवलप हो जाएंगे, व्हाइट पार्टिकल्स वहाँ। मरकरी पॉइजनिंग में स्लेटी कलर हो जाता है, और क्रिसॉल्स में ब्राउन कलर के मिलता है स्टमक का म्यूकस मेम्ब्रेन। ये सिर्फ स्टमक की बात हो रही थी, अभी हमने इससे पहले क्या स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की थी, पर्टिकुलरली जहाँ पे डायरेक्टली जो है स्किन उसके कांटेक्ट में आएगी पॉइजन। यहाँ पे इंजेक्शन के बाद स्टमक का क्या कलर होता है उसकी बात थी। अब कुछ स्पेसिफिक टेस्ट, पॉइजनिंग है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट हम कर सकते हैं। मार्कीज टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, ऑपिएट्स और एम्फेटामाइंस के लिए होता है। मेंडेलियंस टेस्ट कोकेन, हेरोइन, मार्फिन, इसके लिए यूज किया इनको डिटेक्ट करने के लिए। स्कॉट टेस्ट कोकेन के लिए ना, और डाइल कोपानी टेस्ट करके इसका नाम है, ये बार्बिचुरेट्स के लिए होता है। और डिक्नोसिस लिवाइन टेस्ट है, ये मारिजुआना के लिए है। एरलिक्स टेस्ट जो था एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड ना, एलएसडी के लिए एरलिक टेस्ट। ब्रेटन मार्शल टेस्ट बेंजोडाइजेपिन्स। रिंस टेस्ट आर्सेनिक और मरकरी के लिए होता है, रिंस टेस्ट। इसके अलावा मरकरी के लिए एक टेस्ट और भी होता है, मार्स टेस्ट है ना, मार्स टेस्ट है, रिंस टेस्ट है, ये किसके लिए, आर्सेनिक के लिए होता है। और मरकरी के लिए भी रिंस टेस्ट है। ग्राइंडर्स टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये सैलिसाइलेट्स के लिए है। फोलिन साइकल्टी टेस्ट है ना, ये किसके लिए, फिनाल के लिए है। और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो आमतौर से वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के लिए होता है। ठीक, तो ये सारे टेस्ट हैं अलग अलग पॉइजन्स को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। अब उनके कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट, जब आपने पॉइजनिंग को डिटेक्ट कर लिया तो एज एन एंटीडोट हम क्या क्या यूज कर सकते हैं ना? तो एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन कौन सी क्लास की ड्रग है, NSAIDs. एंसेट्स क्लास की है। इसका एक्शन जो होता है वीक एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जैसे पीसीएम बहुत कॉमनली यूज करते हैं एसिटामिनोफेन, वही है। इसका जो स्पेसिफिक एंटीडोट है वो एन एसिटाइल सिस्टीन। इसी तरीके से जितने भी एंटीकोलिनर्जिक्स हैं इनका फाइसोस्टिगमीन है, और एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनका एट्रोपिन है। बेंजोडाइजेपिन के क्या है, फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड है या इवन कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी पॉइजनिंग हो रही है तो आप सीधे उसका क्या है, ऑक्सीजन दीजिए, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन सबसे बेस्ट है इसका एंटीडोट। साइनाइड का सोडियम नाइट्राइट। हैवी मेटल्स जितने भी हैं, आर्सेनिक है, लेड है, कॉपर है, मर्करी है, तो इन सब के सब का इनका स्पेसिफिक चिलेटिंग एजेंट्स जो होता है वो डीएमएसए है, इसके अलावा बीएएल है ना, डाइमर कैप्रॉल है। ये सारी जो है ये क्या है, ये चिलेटिंग एजेंट्स है जो यूज किए जाते हैं। मेथनॉल का इथेनॉल है, सिंपल। ओपोइड्स है, नेलोक्सोन। और स्नेक वेनम का अब स्पेसिफिक एंटी वेनम आता है। तो ये स्पेसिफिक एंटीडोट्स हैं अलग अलग टॉक्सिक एजेंट्स के। अब एक आता है, चलिए आपको पॉइजनिंग नहीं पता कि कौन सी पर्टिकुलर टाइप की पॉइजनिंग हो रही है, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक चीज दे दी गई आपके पास, वो है यूनिवर्सल एंटीडोट। वो क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट। अब यूनिवर्सल एंटीडोट में क्या क्या चीजें होती हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट में क्या क्या चीज होती है। अब यूनिवर्सल एंटीडोट का काम क्या है कि चारकोल पाउडर। चारकोल होता है, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम ऑक्साइड हम जिसको कहते हैं, और टैनिक एसिड, ये तीन चीजें होती हैं। एक्शन कब हम मतलब हम इसको यूज कब करते हैं, तो बेसिकली जब हमें पॉइजनिंग का नेचर नहीं पता होता, हमारे पास कोई केस आया, ये तो है कि पॉइजनिंग हुई है बट हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइजन है,
तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले यूनिवर्सल एंटीडोट को यूज करा देते हैं। तो तीन चीजें इसमें होती हैं। एक तो क्या है, पाउडर्ड चारकोल है, पाउडर्ड चारकोल। दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और तीसरा जो है वो टैनिक एसिड, टैनिक एसिड। ये तीन चीजें होती हैं। अब स्पेसिफिक चीज क्या है, इसकी क्वांटिटी। तो जो पाउडर चारकोल है ये दो पार्ट यूज किया जाता है, यानी दो हिस्सा। बाकी जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड, ये एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा। तो ये इसका क्या है, कंपोजिशन है। पाउडर चारकोल यानी इसका जो है बर्न टोस्ट आप दे दीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या स्ट्रांग टी, टैनिक एसिड के स्ट्रांग टी, ये इसका पार्ट। और आमतौर से ये यूज कब किया जाए, जब हमें पॉइजनिंग का नेचर नहीं पता होता, यानी हमें नहीं पता होता कि कौन सा पर्टिकुलर टाइप का पॉइजन है जो इस पर्सन ने इंजेस्ट किया है। तो ऐसी कंडीशन में यूनिवर्सल एंटीडोट को यूज किया जाता है। ये इसके कंपोजिशन है, इसका ये पार्ट इसमें यूज होता है। ठीक, अब ये तो हो गया। फर्दर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी किया जाता है जब भी कोई केस आया इस तरीके का। तो दो तीन चीजें होती हैं। ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो एक कोमेटोज पेशेंट होते हैं, यानी लगभग लगभग जो होता है वो कोमा की कंडीशन में आते हैं पॉइजनिंग के बाद। तो अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी जरूरी है, तो याद रखिएगा हमेशा के लिए ABCD। जब भी कोई इस तरीके का पेशेंट आए तो ये चार चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। नंबर एक क्या है, एयरवे। एयरवे। पहली चीज, सबसे पहले हमें उसका जो एयरवेज है उसको पेटेंट करना है, यानी कि वो कोलैप्स ना रहे, है ना। या इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन हम कर सकते हैं, या कोई अलग से आर्टिफिशियल नेजल या बाईपैप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसका एयरवे को पेटेंट कम्पिटेंट रख सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन इजिली जो है वो आती जाती रहे ना। तो ये हो गया, एयरवे को पहले मैनेजमेंट करना है। सेकंड चीज होती है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के लिए हमें असिस्टेंट देना पड़ता है ना। और जैसे होता है एम्बू बैग के जरिए, एम्बू बैग के जरिए या मैकेनिकल वेंटिलेटर है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी ब्रीदिंग को स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। थर्ड जो होता है वो सर्कुलेशन, थर्ड जो है वो सर्कुलेशन। पल्स को आप मेजर करिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करिए। और जैसे टिश्यू परफ्यूजन, उसको अब टिश्यू परफ्यूजन को सबसे इम्पोर्टेंट तरीका एक है, कैसे चेक किया जाता है कि परफ्यूजन जो है वो सही हो रहा है, यानी ब्लड जो है पूरी तरीके से वो पूरी बॉडी को पहुंच रहा है। टिश्यू परफ्यूजन कैसे आप चेक करेंगे, सिर्फ देख के। और कोई तरीका आपके पास अगर नहीं है तो दो चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा, जो लोग ड्यूटी करते हैं, डॉक्टर अक्सर कहेगा कि यूरिन आउटपुट मेंटेन होना चाहिए, यूरिन आउटपुट को मेजर करते रहिएगा। अगर परफ्यूजन सही हो रहा है तो यूरिन आउटपुट भी सही होगा। यूरिन आउटपुट बहुत अच्छा है, जिसके जरिए से हम सिर्फ देख कर, यानी ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं परफ्यूजन हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरी चीज क्या करना है, अब हम स्किन की साइन देखते हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई तो नहीं है, स्किन टंग देख लेते हैं, स्किन देख लेते हैं बहुत ज्यादा ड्राई और पेल तो नहीं है। पिंच करने पे क्या हो जाए, एकदम व्हाइट हो जाए, बहुत देर के बाद वहां पे रेडनेस आए। तो इससे हम स्किन चेंजेस से भी हम देख सकते हैं कि टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है या नहीं, यानी सर्कुलेशन सही से है या नहीं है, सर्कुलेशन। और फिर हार्ट मॉनिटर करते हैं, कैसे, वाया ECG, कि हार्ट जो है बराबर पंप कर रहा है या नहीं कर रहा। चौथी चीज डी से क्या होगा, ड्रग। अब जब हम पॉइजनिंग को असरटेन कर लेंगे कि हाँ ये स्पेसिफिक टाइप का पॉइजन है, तो हम उसका स्पेसिफिक एंटीडोट दे देंगे और दूसरे ड्रग। लेकिन जब तक हमें नहीं पता है, पेशेंट जो है कोमेटोज है यानी कोमा में है, तो कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, यानी हमें डरना नहीं है, उन ड्रग्स को यूज कर देना। कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उसमें है जिसको हम कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा, उसका नाम है कोमा कॉकटेल। कोमा कॉकटेल, चार ड्रग्स होती हैं इसमें। एक है डेक्सट्रोज, क्या है, डेक्सट्रोज। दूसरा थायमीन, थायमीन। इसके अलावा नेलोक्सोन। और चौथा जो है वो फ्लूमाजेनिड। ना, ये कोमा कॉकटेल की ड्रग्स हैं ना।
डेक्सट्रोज जो होता है आमतौर से नॉर्मल कंडीशन में तो हम लोग 5% या 10% या 25% यूज करते हैं, लेकिन कोमा कॉकटेल में ये 50% डेक्सट्रोज जो होगा वो यूज होगा, 50 to 100 ml IV। ये कोमा कॉकटेल की ड्रग डेक्सट्रोज। दूसरा थायमीन, थायमीन जो देते हैं हम 100 मिलीग्राम। अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन चाहे तो IV दीजिए या इंट्रामस्कुलर दीजिए। फिर आता है नेलोक्सोन। नेलोक्सोन जो होता है वो IV रूट से दिया जाता है, इसकी डोज होती है 0.45 to 2 मिलीग्राम IV देंगे। और फ्लूमाजेनिन ये 0.2 to 0.5 मिलीग्राम इंट्रावेनस रूट से। ये कोमा कॉकटेल है, ये ड्रग्स है, ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडोट। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे पॉइजन्स होते हैं जो ड्रग्स देने के बाद भी हमें जरूरत पड़ती है कि हमें इनको बॉडी से निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में एक टर्म आता है, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इधर मतलब खाली कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, कुछ काम की नहीं। एक चीज ये होता है जिसको हम कहते हैं इंजेक्टेड पॉइजन्स की बात जब हम करते हैं तो उसमें गैस्ट्रिक लवाज का नाम बहुत ज्यादा आता है। गैस्ट्रिक लवाज का वो पूरा एक प्रोसीजर है कैसे हम करेंगे। बट गैस्ट्रिक लवाज के लिए दो चीजें याद रखना है कि किस चीज से की जाती है और उसके कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या होंगे। तो इंजेक्टेड पॉइजन्स के लिए गैस्ट्रिक लवाज आमतौर से हम करते हैं। और कौन से ट्यूब से करते हैं? दो तरीके की ट्यूब होती है। एक तो राइल्स ट्यूब है, इससे भी कर सकते हैं। खासतौर से बच्चों में राइल्स ट्यूब का ही यूज किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक जो है गैस्ट्रिक लवाज के लिए उसका नाम है इवाल्ड या बुआस ट्यूब। ये गैस्ट्रिक लवाज के लिए यूज की जाती है। यानी गैस्ट्रिक लवाज का मतलब ये है कि गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उसको खत्म करना, गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन। यानी जो जितने भी स्टमक में जो भी कंटेंट है उसको हमें बाहर निकालना है, जैसे भी करें। लवाज के माने आमतौर से धुलने के आता है, तो उसको किसी तरीके से जो कंटेंट है उसको हमें रिमूव करना है वहां से, डिकंटामिनेशन करना है, यानी कंटामिनेटेड कंटेंट है उनको डिकंटामिनेट करना है। तो गैस्ट्रिक लवाज कर रहे हैं, ठीक है, कर दिया। करने का तरीका ये, जब ये ट्यूब है जो गैस्ट्रिक लवाज की ट्यूब इवाल्ड या बोआस ट्यूब जो है, ये रबर ट्यूब होती है, इसका जो डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर का होता है और लेंथ जो होती है 1.5 मीटर की इसकी लेंथ होती है ना। तो इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर दिया गया, लेकिन दिक्कत कभी कभी ये होती है क्योंकि जो हमारा जो इसोफेगस है वो कोलैप्स होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो अक्सर क्या होता है कि अगर कोई पहली दूसरी बार इसको इंसर्ट करेगा ना, तो मे भी बजाय स्टमक में इंसर्ट करने के वो कहाँ पे इंसर्ट कर देगा? एयरवेज में, यानी कि ट्रैकिया में। तो तरीका क्या है? ट्रैकिया में जैसे ही जाएगा पेशेंट जो होगा क्या करेगा, उसका रिफ्लेक्स के तौर पे उसको बहुत तेजी के साथ खांसी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में ये अगर सही से इंसर्ट हो रहा है तो जैसे ही ये कार्डियक एंड पे जाता है तो वहां पे आप अगर स्टेथोस्कोप लगा के उसको सुनने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हिसिंग साउंड आपको देखने को मिलेगा। हिसिंग साउंड जब हम ब्लो करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ चलिए नॉर्मली जो है स्टमक तक पहुंच गई है। तो बुआस ट्यूब है, 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है और 1.5 मीटर इसकी टोटल जो होती है वो लेंथ होती है। इससे हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। कंट्राइंडिकेशन क्या, किन किन पॉइजन्स में हम इसको नहीं परफॉर्म करेंगे गैस्ट्रिक लवाज को? तो पहली चीज, जितने भी कोरोसिव पॉइजन्स हैं, कोरोसिव पॉइजन्स ये क्या है? ये कंट्राइंडिकेशन है। कोरोसिव पॉइजन्स में हम नहीं करते, बस एक कोरोसिव पॉइजन ऐसा है जिसमें गैस्ट्रिक लवाज किया जा सकता है, वो एक्सेप्शन है। वो कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बनता है अक्सर। फेनाल या कार्बोलिक एसिड जिसको आप कहते हैं, कार्बोलिक एसिड या फिनाल, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज जितने भी कोरोसिव पॉइजन्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, ये जितने भी कोरोसिव पॉइजन्स होते हैं ये स्टमक की म्यूकोजा को ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, वहां पे पहले से ही परफोरेशन का डर होता है। ऐसे में अगर इवाल ट्यूब या बुआस ट्यूब अंदर गई और थोड़ा सा फोर्स लग गया वाल पे स्टमक की, तो हो सकता है कि वो पूरा परफोरेट कर जाए, फर्दर केमिकल पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गई। तो इसलिए जो है कोरोसिव पॉइजन्स में कंट्राइंडिकेटेड होती है। दूसरे जितने भी कन्वर्जेंट पॉइजन के केसेस होते हैं इसमें कन्वर्जन्स और जो है फ्लेयर हो सकते हैं, जैसे स्टिकनीन पॉइजनिंग है, ये कन्वर्जन्स को और काज करा सकते हैं। तो कन्वर्जेंट पॉइजन जितने भी हैं उसमें ये कंट्राइंडिकेटेड।
थर्ड चीज, कोमेटोज पेशेंट, यानी जो कोमा में है ऑलरेडी, उनमें हम परफॉर्म नहीं करेंगे ना। होता क्या है, मान लीजिए कि एयर पैसेजेस तो पूरे के पूरे ओपन होते हैं, पेशेंट जो होता है हो सकता है कि वो एस्पिरेट कर दे, अगर लैरिंजियल रिफ्लेक्स हुआ इम्पेयर, तो वो एस्पिरेट कर सकता है, और एस्पिरेशन के नतीजे में एस्पिरेशन निमोनिया डेवलप हो सकती है, डेथ हो सकती है फौरन। तो इसलिए कोमेटोज पेशेंट्स में इसको कंट्राइंडिकेटेड माना गया। फिर अगर एयरवे जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, यानी चोट कहाँ पे है, एयरवे में है, तो यहाँ पे भी आप बचेंगे, गैस्ट्रिक लवाज नहीं किया जाएगा। फिर कुछ ऐसे भी पॉइजन्स होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं या वोलेटाइल पॉइजन्स हैं, जो पेट्रोलियम और केरोसिन ऑयल के होते हैं, तो इनमें भी हम नहीं करते। वोलेटाइल पॉइजन्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। और आगे आइए तो कुछ ऐसे पेशेंट है जिसमें हेमोरेजिक कंडीशन डेवलप हो सकती है, या हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, या कोई फॉरेन बॉडी को इंजेस्ट कर गया है, तो हम नहीं करेंगे। तो यूजुअली जितने भी सीज हैं, आपको जहां भी मिले कंट्राइंडिकेशन में, वो गैस्ट्रिक लवाज का क्या होगा, कंट्राइंडिकेशन होगा, वो कंट्राइंडिकेशन होता है। तो जनरल टॉक्सिकोलॉजी मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इसमें क्या बताया जाए, और बहुत सारी चीजें तो कुछ है भी नहीं जो है। अब चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में, पहली चीज तो ये जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ये मेटल की पॉइजनिंग में खास तौर से यूज किए जाते हैं। ये एक ऐसे एजेंट होते हैं ना जो क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके साथ एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं रिएक्ट करके, जिससे क्या होता है, आसानी के साथ जो है उनका एक्सक्रेशन हो जाता है। जो पॉइजन होता है या जो मेटल्स होता है पॉइजनिंग, उसका एक्सक्रेशन बहुत आसानी के साथ हो जाता है। ये चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं उसके साथ एक बॉन्ड बना के उसको एक्सक्रीट आउट करा देते हैं। कौन कौन से होते हैं, कुछ कॉमनली होते हैं, जैसे एक होता है BAL, यानी ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, या जिसको हम डाइमर कैप्रॉल कहते हैं, डाइमर कैप्रॉल भी इसको कहते हैं। दूसरा होता है EDTA। ये जो बाल होता है ना, ये आमतौर से आर्सेनिक और मरकरी की पॉइजनिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फिर है EDTA। EDTA जो है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका नाम है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड ना, या इसका दूसरा नाम जो है कैल्शियम डाई सोडियम पर्सिनेट। ये जो आर्सेनिक और मरकरी की पॉइजनिंग में इसको भी यूज किया जाता है, और कहा जाता है कि EDTA जो है इट इज सुपीरियर देन ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, आर्सेनिक और मरकरी की पॉइजनिंग में। EDTA को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, तो आमतौर से इसको IV दिया जाता है। EDTA जो होता है ये IV दिया जाता है इंट्रावेनस रूट से। इसके अलावा तीसरा जो है पेनिसिलामाइन, पेनिसिलामाइन। फिर एक है डिफिराक्सिमिन, डिफिराक्सिमिन जो है, ये जो आयरन के लिए स्पेसिफिक है। डिफिराक्सिमिन, ये जो आयरन के लिए स्पेसिफिक, यानी आयरन की पॉइजनिंग में इसको यूज किया जाता है। और लास्ट जो है वो क्या है, सक्सीमर। ये क्या है, ये स्पेसिफिक चिलेटिंग एजेंट्स है। और आमतौर से ये भी जो है प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जो बाल है या ब्रिटिश एंटी लेविसाइड है, उसी की तरह इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है ना। बट खास बात क्या है कि ये जो है आसानी के साथ ओरली भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और EDTA के मुकाबले में सक्सीमर जो है ये ज्यादा सुपीरियर है। EDTA के मुकाबले जो है ये सक्सीमर जो है इट इज मोर सुपीरियर इन कंपैरिजन टू EDTA। और खास तौर से जो है EDTA जो है लेड पॉइजनिंग के लिए बहुत स्पेसिफिक है, और सक्सीमर भी लेड पॉइजनिंग में दिया जाता है। कहा जाता है कि EDTA से अच्छा जो है वो सक्सीमर है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, चिलेटिंग एजेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक पॉइजन स्टार्ट हो जाते हैं। कल जो क्लास है उसमें इंशाल्लाह जो है ना 8-10 पॉइजन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बस बहुत शार्ट में, फैटल डोज, फैटल पीरियड,
पोस्टमार्टम स्टेनिंग या यूं कह लीजिए पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होगी, या कुछ स्पेसिफिक जो अगर उसका सिम्टम या साइन है तो बस उतना ही देखना। पॉइजन से रिलेटेड बस इतनी ही अगर आप याद कर लेंगे, एक से दो क्वेश्चन आता है, और एक जो आएगा इसी जनरल जितना अभी आज हमने पढ़ा है जनरल टॉक्सिकोलॉजी से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। पिछली बार जो आया था वो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल एंटीडोट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आएगा। जनरल टॉक्सिकोलॉजी जितना आज हमने पढ़ा है, इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। बाकी कल दो क्लास होगी, एक 3 बजे होगी, एक 9 बजे होगी, दोनों के दोनों ही टॉक्सिकोलॉजी की होगी। हम दोनों में कुछ नहीं, मिनिमम तो 10 से 12 पॉइजन जो है वो खत्म कर लेंगे, छोटे छोटे पॉइजन से जल्दी से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी को कोई सवाल? और कोई बात नहीं, मैं जितना भी पॉइजन पढ़ना है वो आज रात में इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग वही सब उसको पढ़ते रहिएगा, अपने से भी पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा आसानी होगी, बस फिर उसके बाद थोड़ा सा इलाबोरेट ही करना रह जाएगा।